Good morning. Uh, we will continue our discussion related with regression analysis, right? So let's start. हम लोग प्रीवियस क्लास में रिग्रेशन से रिलेटेड कुछ बातें हम लोगों ने डिस्कस करी थी और जहां पे हमने एंड किया था लेक्चर जिस स्लाइड पे उसके आगे से हम लोग शुरू कर रहे हैं इसमें, ठीक है। सो प्रीवियस वाला स्लाइड जो लेक्चर जो है रिग्रेशन पार्ट 1, यदि कोई रिग्रेशन पार्ट 2 को सुनना चाहता है और समझना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रिग्रेशन पार्ट 1 को पहले एक बार देख ले और समझे, राइट। सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नाउ मेकिंग प्रिडिक्शंस, राइट। regression equations are often useful for predicting the value of one variable given some specific variable of value of the other variable. When making predictions, we should consider the following. जब भी देखो रिग्रेशन इक्वेशंस जो भी बनेगा उस इक्वेशन से आप एक कोई भी उसमें एक वेरिएबल जो है जिसका वैल्यू आप निकाल सकते हो जब अनदर वेरिएबल का कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू दिया हुआ हो, राइट। ये चीज हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में और उसी से उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, मीन्स उसका वैल्यू प्रिडिक्ट करा जा सकता है। अब दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, ये जब हम लोग प्रिडिक्शंस कर रहे हैं और व्हेन वी आर मेकिंग प्रिडिक्शंस उस समय पे हमें कुछ बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए एंड दिस आर 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला है बैड मॉडल। If the regression equation doesn't appear to be useful for making prediction, don't use the regression equation for making prediction. For bad model, the best predicted value of a variable is simply its mean. However, the sample mean is not a good predicted value because it is predicted value for any value of the other variable. क्या मतलब हुआ इसका? ये क्या बोल रहे हैं कि कोई भी रिग्रेशन इक्वेशन है, राइट। आप जो भी मॉडल करोगे तो आपको डेटा को मॉडल करोगे तो आपके पास एक रिग्रेशन इक्वेशन आएगा, करेक्ट। अब ये बोल रहे हैं कि यदि वो रिग्रेशन इक्वेशन जो है इफ इट डजंट अपीयर टू बी यूजफुल, मतलब प्रिडिक्शंस करने के लिए यदि यूजफुल नहीं लग रहा है आपको तो आप उसको यूज मत करिए। सिंपली डोंट यूज द रिग्रेशन इक्वेशन फॉर मेकिंग प्रिडिक्शंस, राइट। इसका मतलब है कि वो बैड मॉडल है। अब बैड मॉडल किसको बोलेंगे, राइट। तो बैड मॉडल जो है हम उसको बोलते हैं जो द बेस्ट प्रिडिक्टेड, जिसका बेस्ट प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है वो हमेशा क्या आएगा, सिंपली मीन आता है, सैंपल का मीन, राइट। उसका रिजल्ट जो आएगा वो सैंपल का मीन आएगा, जो भी सैंपल हमने इकट्ठा करा था उसका मीन आएगा, राइट। हाउएवर सैंपल मीन जो है इट इज नॉट ए गुड प्रिडिक्टेड वैल्यू। क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज प्रिडिक्टेड वैल्यू फॉर एनी वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। और किसी भी वैल्यू का मीन जो है वो प्रिडिक्टेड वैल्यू होता है, ठीक है। तो नंबर 1 पहला पॉइंट कि बैड मॉडल नहीं यूज करना है। यदि जो भी हमारा प्रिडिक्शन इक्वेशंस बन के आया है यदि उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको यूज ना करिए, राइट। और स्पेशली आपको देख लेना है, पहले आपको कंसिडर करना है कि ऐसा तो नहीं कि वो रिग्रेशन इक्वेशन जो है सैंपल मीन ही रिप्रेजेंट कर रहा है, हर बार रिजल्ट जो है सैंपल मीन ही आ रहा है, तो वो बैड मॉडल में कंसिडर किया जाएगा। दूसरा पॉइंट जो है गुड मॉडल की बात कर रहा है, राइट। यूज द रिग्रेशन इक्वेशन फॉर प्रिडिक्शंस ओनली इफ द ग्राफ ऑफ द रिग्रेशन लाइन जो है on the scatter plot confirms that regression line fits points reasonably well. अब reasonably well का मतलब क्या है? बोल रहे हैं कि आप
रिग्रेशन इक्वेशन को प्रिडिक्शन के लिए तभी यूज करिए जब ग्राफ जो है रिग्रेशन लाइन का, जो स्कैटर प्लॉट पे जो ग्राफ जो खींचा है वो जो हो, it confirms that the regression line fits the points reasonably well. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भी ग्राफ जो बनेगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम एक बना के दिखा रहे हैं, राइट? ये देखो, ये रिग्रेशन लाइन है मान लो, तो डेटा पॉइंट्स मान लो कि कोई यहाँ पे हो, यहाँ इतना इतना दूर हो, दूर हो, समझे? तो वो गुड नहीं होगा. दिस इज नॉट गुड. गुड क्या है? गुड का ऑप्शन ऐसा है कि रिग्रेशन लाइन आपका ये जा रहा है यदि, तो सारे पॉइंट जो है आसपास में हैं. यदि इस टाइप के हैं पॉइंट्स, बहुत कम ही पॉइंट जो है वो दूर है. यदि इस टाइप का है तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए गुड मॉडल. इसको हम लोग गुड बोलेंगे, गुड मॉडल बोलेंगे, राइट? ये गुड मॉडल में आएगा. लेकिन यदि पॉइंट्स बहुत दूर है तो रीजनेबली वो अच्छे से लाइन तो खींचा, लेकिन वो अच्छे से उसके फिटिंग्स नहीं हुए. फिट होएगा तो सारे पॉइंट्स जो होंगे रफली वो उसके लाइन के आसपास होंगे. ठीक है. तीसरा पॉइंट बोला कि कोरिलेशन की बात, करेक्ट? use the regression equation for prediction only if the linear correlation coefficient R indicates that there is a linear correlation between two variables. Right? मतलब जो आपको तभी यूज करना है कि जब R का वैल्यू जो है वो इंडिकेट करता है कि लीनियर कोरिलेशन दोनों वेरिएबल के बीच में है. मतलब ये बोल रहा है कि R का वैल्यू जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए. इट शुड बी लाइक 70-80%. मतलब R का वैल्यू जो होना चाहिए बेसिकली इस केस में आपका R जो आना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. समथिंग लाइक दिस 0.80 या 0.70 से एबव होना चाहिए. समझ गए? तो इसका मतलब है कि रिग्रेशन जो कोरिलेशन जो है वो 80% कोरिलेशन है. यदि मान लो कि 0.80 है तो, और यदि 0.90, 0.95, 0.99 है तो बहुत बढ़िया, राइट? तो ये कोरिलेशंस के बाद बोले. तीसरा पॉइंट बोला क्या? स्कोप, राइट? use the regression line for prediction only if the data do not go much beyond the scope of available sample data. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि आपने आप जो सैंपल डेटा जो आपने इकट्ठा किया था और कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हाइट और वर्सेस x और y के बीच का कोई भी रिलेशनशिप आपने निकाला है, तो y इज इक्वल टू एक्स का निकाला मान लो, तो x का जो वेरिएबल जो था उसका रेंज होगा ना कुछ, कि मान लो कि उसका वैल्यू जो होगा वो 100 से लेकर के 500 के बीच में हो. तो यदि आप नया कोई भी जहां पे यूज करना चाहते हो x वेरिएबल को इस प्रिडिक्शंस करने के लिए, x वेरिएबल यूज करके और y प्रिडिक्ट करना चाहते हो, डेटा सिमिलर टाइप का है, राइट? मतलब हाइट, यदि मान लो कि हाइट मेजर कर रहे थे और हाइट से कोई चीज आप इन्फरेंस करना चाह रहे थे लोगों का, राइट? तो हाइट का मेजरमेंट जो होना चाहिए 100 से 500 के बीच में होगा तब तो मॉडल ठीक रहेगा. लेकिन यदि आपने 1000 से लेके 5000 का वैल्यू यदि ले लिया तो उस केस में मॉडल जो होगा वो ठीक नहीं, वो तो प्रिडिक्शन सही नहीं होगा. तो यही बोला, स्कोप की बात बोले. इट शुड बी बियॉन्ड, डेटा जो होना चाहिए, डेटा डू नॉट गो मच बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अवेलेबल सैंपल डेटा. समझ में आ गया बात? क्लियर? Predicting too far beyond the scope of available data is called extrapolation. क्या बोलते हैं?
उसको एक्सट्रापोलेशन बोलते हैं, एंड इट कुड रिजल्ट इन बैड प्रिडिक्शन, राइट। हमेशा प्रिडिक्टिंग टू फार बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अवेलेबल सैंपल डेटा इज कॉल्ड एक्सट्रापोलेशन। और उस केस में क्या होगा कि आपका प्रिडिक्शन जो होगा वो बैड होगा। ठीक है, आगे चले फिर। फाइन। फिगर 10.5 summarizes a strategy for predicting values of a variable y when given some value of x. Figure 10.5 shows that if the regression equation is a good model, then we substitute the value of x into the regression equation to find the predicted values of y. Correct? मतलब ये बोल रहे हैं कि यदि रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो गुड मॉडल है, राइट, यदि गुड मॉडल है तो हम क्या कर सकते हैं, उस केस में वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड उसके बाद हम वाई के वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट। सो एक तो पॉइंट इसने ये बोला क्या, इफ the regression equation is good model, then we substitute the value of x into the regression equation to find the predicted value of y. However, if the regression equation is not a good model, right, the predicted value of y जो होगा, the predicted value of y is simply y mean. वही बैड मॉडल की बात बताई थी, राइट, the mean of the y values. But if y mean मतलब y का जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू ऑफ y is the best predicted value, it is not very good because it is a predicted value of y for any value of x. तो वो बोला जो हम लोग वहां पर भी बोले थे कि हमेशा कि मीन वैल्यू जो होता है ना वो किसी भी वेरिएबल का प्रेडिक्टेड वैल्यूज होता है, तो इसलिए वो गुड मॉडल नहीं है। रिमेंबर दिस स्ट्रेटेजी अप्लाइज टू लीनियर पैटर्न ऑफ पॉइंट्स इन a scatter plot. If the scatter plot shows a pattern that is non-linear, not a straight line pattern, other methods apply. समझ गए? मतलब बोला यहाँ पे कि यदि लीनियर इक्वेशन जो भी हमें रिग्रेशन इक्वेशन मिला है, यदि वो गुड मॉडल है तब तो आप x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आप y का वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि वो गुड मॉडल नहीं है तो वो हमेशा क्या करेगा कि y का वैल्यू जो आएगा वो सैंपल मीन x का मीन वैल्यू आएगा, लेकिन वो एक अच्छा मॉडल नहीं है। ये याद रखने की बात है। दूसरी बात बोली कि रिमेंबर रखने के लिए, याद रखने के लिए हमें बोला उसने क्या कि रिमेंबर दिस स्ट्रेटेजी अप्लाइज टू लीनियर पैटर्न ऑफ पॉइंट्स इन ए स्कैटर प्लॉट। मतलब जो स्कैटर प्लॉट जो है आपका वो डॉट 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 पॉइंट्स लगे हुए ना बहुत सारे, करेक्ट, और उसमें यदि लीनियर लाइन है तो उसी के लिए वो अप्लाई होता है पहली चीज, राइट। इफ द स्कैटर प्लॉट इट सेज इफ इट शोज ए पैटर्न दैट इज नॉन लीनियर, मान लो कि इस टाइप का कोई स्कैटर प्लॉट है, राइट, कि डेटा जो है इस ढंग से अलाइंड है, करेक्ट, तो उस केस में आपका लाइन जो होगा वो लीनियर नहीं, स्ट्रेट लाइन होगा नहीं पैटर्न, करेक्ट, तो वहां पे ये मेथड जो है वो अप्लाई नहीं होगा, करेक्ट। आगे चलो। नाउ देखो ये है टेबल 10.5 जिसको हमने बोला था वहां पे कि जो स्ट्रेटेजी जो है वो बता रहा है स्ट्रेटेजी फॉर प्रिडिक्टिंग वैल्यूज ऑफ वाई। तो क्या बोला, इज द रिग्रेशन इक्वेशन ए गुड मॉडल, राइट। आंसर यदि यस है तो इधर चलना है, नो है तो इधर जाना है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, द रिग्रेशन लाइन ग्राफ्ड इन द स्कैटर प्लॉट शोज दैट द लाइन फिट्स द पॉइंट वेल। यदि मान लो कि एक क्वेश्चन है चेक करने के लिए कि क्या
लाइन जो रिग्रेशन लाइन जो है, जो भी उस पे स्कैटर प्लॉट पे पॉइंट्स हैं, उसके साथ लाइन जो है फिट्स वेल विद दोज पॉइंट्स, पहली चीज। आर का वैल्यू, आर इंडिकेट्स दैट देयर इज ए लीनियर कोरिलेशन। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, प्रिडिक्शन इज नॉट मच बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द अवेलेबल सैंपल डेटा। समझ गए? पहले स्ट्रेटेजी की क्या बोला, क्या ये गुड मॉडल है, गुड मॉडल कब होगा, पहली चीज की वो लाइन फिट करेगा। आर का वैल्यू जो है वो इंडिकेट करता है कि लीनियर कोरिलेशन है। तीसरी बात कि जो भी प्रिडिक्शंस हम करने जा रहे हैं वो विद इन द स्कोप ऑफ अवेलेबल डेटा है, वो आउटसाइड के स्कोप में नहीं है। इफ इट इज यस, यदि ये पॉइंट का आंसर यस है तो इसका मतलब रिग्रेशन इक्वेशन इज ए गुड मॉडल। ठीक है, और यदि गुड मॉडल है तब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स इनटू द रिग्रेशन इक्वेशन y hat is equal to b0 plus b1 into x, right? and if this is no, यहां पे no है, इसका मतलब इसके आंसर no है कहीं भी, तो the regression equation is not a good model। तो उस केस में regardless of the values of x, the best predicted value of y is the value of y mean, average, basically mean of the y values, करेक्ट। तो ये है आपका रिकमेंडेड स्ट्रेटेजी फॉर प्रिडिक्टिंग वाई। तो ये बैड मॉडल है, इसलिए इस प्रोडिक्शन को हमें यूज नहीं करना है, हमें यही यूज करना है। ठीक है जी, आगे चलें। नाउ अभी देखते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है, फिर इधर के एग्जांपल में चलते हैं। मशीन लर्निंग ए रिलेटिवली न्यू एंड ग्रोइंग फील्ड इज मशीन लर्निंग। Machine learning in a system such as a self-driving car, right, uses artificial intelligence in a way that enables the system to learn from experience instead of direct human intervention। मतलब कि ह्यूमन इंटरवेंशन में हम जब गाड़ी जब ड्राइव करते हो आप, तो आदमी जो चला रहा है रोड पे और कोई आदमी उसमें बैठा हुआ है, करेक्ट, समझ गए? तो वो क्या कर रहा है कि वो डिसाइड कर रहा है ना, कोई चीज देख रहा है तो कि भाई इधर मुड़ना है कि इधर मुड़ना है, राइट। जबकि जो सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो उसके पास अपना एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि मैं इस रास्ते पे इस टाइप के रास्ते से मैं जब जाता हूं तो मुझे स्पीड कम करना होता है, या जो रोड जो है, जब रोड बीच रोड में चल रहा है और साइड में जब जाएगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे जो इसको सेंस करेगा, वो तो उसको पता चल जाएगा कि मैं एजेस पे आ गया, तो मुझे एजेस पे नहीं जा करके मुझे इधर की तरफ जाना है। तो वो लर्न कर रहा है अपने एक्सपीरियंस से। कभी भी गलती हो जाएगी, कभी मान लो कि सेल्फ ड्राइविंग कार का कि कहीं भी कोई चीज, एक नई चीजें जब मिलेगी उसको, तो उसको अपने में इनकॉर्पोरेट कर लेगा कि नहीं, इधर की तरफ नहीं जाना है मुझे, एंड दिस इज द वे आई शुड ड्राइव इट आउट, राइट। समझ में आ रहा है? तो ये बोल रहा है फ्रॉम enables AI in that enables the system to learn from experience instead of direct human interventions. This new field requires the use of statistics, including topics such as descriptive statistics की जरूरत पड़ती है मशीन लर्निंग में, आउटलायर डिटेक्शंस की जरूरत पड़ती है, डेटा सैम्पलिंग की जरूरत पड़ती है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की जरूरत पड़ती है, डिटरमाइनिंग व्हेन रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट इसकी जरूरत पड़ती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की जरूरत पड़ेगी, कोरिलेशन की जरूरत पड़ती है, कॉन्फिडेंस इंटरवल की जरूरत पड़ती है, एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। समझ गए? बिकॉज these topics are included in this book becomes a great beginning in the study of machine learning। तो मैं जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूँ, I am just preparing you to learn artificial intelligence also, machine learning also। तो जो मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको कई डायरेक्शन से आपको नॉर्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप
एक तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम करो वो क्लियर करो, न्यूक्लियर मेडिसिन की चीजें करो, और फर्दर इफ यू वांट टू परस्यू इन मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई भी कोर्स, तो जो कुछ भी मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड करे हैं वो आपके बहुत काम की चीज आएगी, क्योंकि आपको आधी से अधिक बात तो यहाँ से समझ में आ जा रही है, तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू परस्यू हायर लर्निंग्स। ठीक बात है ना? मुस्कुराओ, अच्छी बात है, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो। गुड। ठीक है, एग्जाम्पल 4, मेकिंग प्रिडिक्शंस। यूज द जैकपॉट ticket data from table 10.1 on page 507 to predict the number of lottery tickets sold when the jackpot is $625 million dollar. Right? How close is the predicted value to the actual value of 90 million tickets that were actually sold when the Powerball lottery had a jackpot of $625 million. Right? दूसरा बी में क्या बोला उसने कि predict the IQ score of an adult who is exactly 175 सेंटीमीटर टॉल। ठीक है, राइट? अब सॉल्यूशन देखते हैं। पहली चीज, पहला बोला कि गुड मॉडल, राइट, यूज द रिग्रेशन इक्वेशन फॉर प्रिडिक्शन, राइट? द रिग्रेशन लाइन फिट्स द पॉइंट्स वेल। सोन इन एग्जाम्पल 3 जो हम लोगों ने देखा था कि ये दोनों के जैकपॉट, और अभी तक हम लोग इसी एग्जाम्पल को डिस्कस करते आ रहे हैं, और लॉटरी वाला जो है, ये एग्जाम्पल में जो हम लोग ने देखा कि लीनियर इक्वेशन तो फिट होता है, और आर का वैल्यू भी काफी बढ़िया था, आर इज इक्वल 947.947 के आसपास में था। ऑल्सो देयर इज ए लीनियर कोरिलेशन बिटवीन पावरबॉल जैकपॉट अमाउंट्स एंड द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एज सोन इन फिगर सेक्शन 10.1 बिकॉज द रिग्रेशन लाइन y hat is equal to minus 10.9 plus 0.174x is a good model. Substitute the value, or substitute x is equal to 625 into the regression line to get the predicted values. 97.9 million tickets sold. Right? The actual number of tickets sold was 90 million. Right? So the predicted value of 97.9 ticket and 9 million tickets is pretty good. समझ में आ गया? देखो, एक्चुअल डेटा तो हमें पता भी था, और जब हमने रिग्रेशन मॉडल बनाया ये, तो उसका प्रिडिक्शन जो है उसके आसपास में आया। सो दिस इज ए गुड मॉडल है। तो गुड मॉडल के लिए जो चीज, उसके क्वालिटी, जो चीजें चाहिए थी कि लाइन फिट करता है, आर का वैल्यू अच्छा है, और तीसरा एक पॉइंट क्या था, बियॉन्ड स्कोप। स्कोप की बात करें कि सैंपल डेटा के स्कोप के विदिन में है, तो स्कोप के विदिन में इसलिए था कि 625 वाला जो फिगर जो था, जो ये, वो उसी के रेंज में था जिसपे हमने उसका इनपुट वैल्यू, जो एक्स का वेरिएबल जो था, जिसके लिए हमने एक जो इक्वेशन बनाया था, उसी डेटा से आया था ना, उसी डेटा से आया था। डेटा तो भाई उसी सेम ही डेटा से मॉडल बना, और सेम ही वैल्यू को डाल करके हम चेक कर रहे हैं ना कि 625 पे कितना वैल्यू है, क्योंकि ऑलरेडी तभी तो हमको पता है 625 पे जो है 90 मिलियन टिकट सोल्ड हुआ था। तो स्कोप तो विद इन स्कोप में ही तो है, उसी के डेटा के तो स्कोप में सैंपल वैल्यू, जो कुछ भी एक वैल्यू लेकर के आ रहा हो आप, राइट? बैड मॉडल, देखो बैड मॉडल में यूज y average for predictions. There is no correlation between height and IQ score. ठीक है, हाइट और IQ के स्कोर में कोई कोरिलेशन नहीं है। सो वी नो दैट ए रिग्रेशन इक्वेशन इज नॉट ए गुड मॉडल यहाँ पे। Therefore, the best predicted IQ value is the mean IQ score, which is 100.
ठीक है। इंटरप्रिटेशंस में देखो क्या बोल रहा है। इंटरप्रिटेशन नोट in that part A, the paired data results in a good regression model. So the predicted number of tickets sold is found by substituting the value of x is equal to 625 into the regression equation. However, in part B, there is no connection between height and IQ. Right? So best predicted IQ score is the mean IQ score y. Y is equal to 100. Key point क्या बोल रहा है? Use the regression equation for prediction only if it is a good model. If the regression equation is not a good model, right? Use y, right? Use y for the predicted value of y. क्या? If the regression equation is not a good model, use y for the predicted value of y. मतलब